हेलो हेलो हेलो, फाइनली बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, आ जाइए, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बेटा अब मेरी? अभी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? क्लास चालू हो चुकी है बेटा। हाय हाय, मैं मैसेज डालू ग्रुप में? हाँ, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बेटा क्लास चालू हो चुकी है बेटा, स्टार्ट हो चुकी है। हेलो 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 हेलो, क्लास चल रही है बेटा, क्लास चल चुकी है। अब क्लास चल चुकी है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ जी, आ जाओ। चल गई है बेटा, एक बार ही मुझे अपने थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। क्लास चालू हुई या नहीं हुई? चालू हो गई ना? हाँ, अभी चल रही है, अभी चल रही है, अभी चल रही है क्लास। नेट ड्रॉप हो गया था, ठीक है, नेट ड्रॉप हो गया था बेटा। रेशम अटक अटक के चल रही है। हर्षिता जी अभी देखो, अभी सही चल रही होगी। सर आप इतना हिल क्यों रहे हैं? ठीक है, रीना जी बेटा क्लास हो चुकी है, सही हो चुकी है। अभी चल रही है सही? अभी सही चल रही है या लेग आ रहा है कुछ? अटक अटक के, अभी भी अटक अटक के चल रही है क्या? हेलो 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 हेलो। अरे ये लॉगिन मांगता है पहले यार। हेलो, अभी चल रही है क्लास? अभी बेटा प्रॉपर क्लास चल रही है, अभी प्रॉपर क्लास चल रही है। देखो मैं अभी स्टार्ट करके देखता हूँ। अभी प्रॉपर क्लास चल रही है बेटा, अभी आवाज भी आ रही है और शक्ल भी दिखाई दे रही होगी मेरी। आवाज भी आ रही है, शक्ल भी दिखाई दे रही होगी। हेलो हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है पक्का? अभी सही है? हाँ जी, अभी सही है बेटा, अभी सही है। कंप्यूटर जी आते रहिएगा बीच बीच में। हाँ, अभी सही है, अभी क्लियर है। देखो बच्चों के थम्स अप देख लो भैया सबके। एक बार बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लो, एक बार बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लो, एक बार बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ जी, एक बार बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लो, चल जाएगी बेटा। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है यार, अब इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये केमिस्ट्री की क्लास है भाई। ओके, हाँ जी। अरे एनसीईआरटी अभी तू यहाँ पे जो पढ़ रहा है ना बेटा, वो सब कुछ ठीक है। एनसीईआरटी अभी तेरे को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, ये केमिस्ट्री क्लास है और आज हम बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, लेक्चर नंबर 4 के बारे में, लेक्चर नंबर 4 के बारे में। हेलो सर, आप हिलडुल नहीं रहे, चिपक गए हैं। अरे भाई कैसे, क्या हो गया? यार अभी चल रहा हूं मैं सही या अभी भी हिलडुल रहा हूं? हेलो 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 हेलो, देखो चल रही है। हेलो 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 हेलो, देखो चल रही है। हेलो 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 हेलो, देखो चल रही है, चल रही है। ठीक है, चल रही है, चल रही है बेटा क्लास। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बार बंद करके दोबारा चालू करोगे, दिख जाएगी आपको क्लास। एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो, दिख जाएगी आपको क्लास। ठीक है पुलकित, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की आज की पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें देख ली, उन पर बात कर ले।
तो यार अभी तक मैंने आपको संक्रमण धातुओं के बारे में बेसिक परिचय आपको बताया कि भाई डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और इनके सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्मों में जैसे कि धात्विक सामर्थ्य कैसी होती है इनकी, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, घनत्व क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है। कल से बेटा ऑर्गेनिक, कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर अगर हम बात करें, इसके अंदर हमने देखा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किस तरीके से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है, ऑक्साइडों में और हेलाइडों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा स्थायी होती है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय होता है, कौन सा उभयधर्मी होता है, पिछले लेक्चर में बता दिया। संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुणधर्म दर्शाते हैं या इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुणधर्म दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, उनके कारण मैंने आपको बता दिए। V2O5 एक उभयधर्मी होता है, यह अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में कौन कौन से आयन देता है उनके बारे में आपको बता दिया है। ओके, तो इसका जो सामान्य गुणधर्म वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, इसका सामान्य गुणधर्म वाला पार्ट खत्म हो गया। अरे भाई कल के लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं था बेटा, क्योंकि इसमें इतना कोई टॉपिक था ही नहीं जिसमें मैं होमवर्क दे सकूं। आज मैंने आपको और होमवर्क दे दिया है। हाँ जी, ओके, तो अब यहां पर अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा आयुषी जी, आयुषी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां तो फिर भी अपन दो ही कर रहे हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। बहुत सी जगह तीनों ही पैरेलल में चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल से सारी बातें कवर करते रहो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक पढ़ते रहोगे ना बेटा, तो उसके भी आपके कॉन्सेप्ट इधर काम आएंगे, ठीक है। तो उससे आपकी खिचड़ी नहीं बनेगी, उससे आपके कॉन्सेप्ट और बढ़िया ही होंगे। आप इनऑर्गेनिक में कैसे सोचोगे, ऑर्गेनिक में कैसे सोचोगे, हैंड टू हैंड वो चीजें दिमाग में चलती रहेगी। हाँ, अब यहां पर आगे बेटा अलॉय वाले धातुओं के मिश्र धातुओं के बारे में अपन लास्ट में देख लेंगे या फिर धातु कर्म वाले चैप्टर में देख लेंगे, उसके बारे में टेंशन ना लो। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, थोड़े अभिक्रियाएं आएगी, अच्छे से आपको समझनी है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करनी है। यार एक तो आज मेरे कोल्ड हो रखा है। हाँ जी, डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक पढ़ेंगे KMnO4, दूसरा पढ़ेंगे K2Cr2O7, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम KMnO4 और एक पढ़ेंगे K2Cr2O7। दोनों बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, अच्छे से आपको पढ़ना है बेटा, और साथ के साथ नोट करते रहा करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साथ के साथ नोट नहीं करते। बेटा मैं आपको प्रॉपर टाइम देता हूं, अच्छे से लिखने का टाइम देता हूं, तो आप साथ के साथ उन्हें नोट करते रहा करो। ऐसा नहीं कि केवल मैं समझूं फिर बाद में लिखूं, साथ के साथ लिखते रहा करो। इससे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास पिछली क्लास की स्लाइड नहीं आई, अभी तक अपलोड नहीं हुई, क्या रीजन है, क्या कारण है। बेटा देखो ध्यान से, कंटिन्यूअसली एक ही स्टूडियो में आपकी तीनों क्लास चलती है। अभी पालीवाल सर की क्लास एंड हुई, फिर मेरी क्लास, मेरे बाद आज बायोलॉजी क्लास हुई, फिर केमिस्ट्री क्लास, फिर इसके बाद पालीवाल सर की क्लास। तो तीनों क्लासेस पैरेलल होती है, तो कभी कभी क्या होता है अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी PDF अपलोड नहीं हो पाती है, या अपलोड हो जाती है तो किसी रीजन से कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, उस वजह से नहीं हो पाती है। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप जब साथ में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो नोट्स भी साथ के साथ ही बनाते चलो ना। स्कूल में भी तो ऐसे ही करते हो कि एक दिन पढ़ने आते हो फिर अगले दिन नोट्स बनाते हो, क्या साथ के साथ पढ़ते हो ना। तो वही आदत यहाँ पे डालो, ये आदत ना बिगाड़ो, अच्छे सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट समझने में आएंगे। अब आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक। डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 बनाते कैसे हैं, KMnO4 की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, सारी बातें बताऊंगा। KMnO4 की संरचना क्या होती है, XYZ जो भी बातें आपको इसमें समझनी है वो हर एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो अच्छे से आप यहां पे देखना, सारी बातों को समझना, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लो,
डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक, जिसमें हमें दो यौगिक पढ़ने हैं बेटा खास, एक KMnO4 और एक दूसरा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो सबसे पहले पोटेशियम मैंगनेट परमैंगनेट ये बनाते कैसे, इस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले पहला हेडिंग डाल लेना पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण पायरोलुसाइट के साथ, पायरोलुसाइट की हेल्प से किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण पायरोलुसाइट के द्वारा किया जाता है। अब ये पायरोलुसाइट क्या है, बहुत ही सिंपल है, MnO2। MnO2 को कहा जाता है पायरोलुसाइट। जब पायरोलुसाइट की अभिक्रिया हम करवाते हैं ना, तो उससे बनता है बेटा। हर एक अभिक्रिया को समझना, ध्यान से समझना, रटने के बजाय समझने पे ध्यान देना। मैं फिर बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं थोड़ी जटिल होती है, ऑर्गेनिक की आसान होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं थोड़ी जटिल होती है क्योंकि हर एक अभिक्रिया अलग अलग होती है। जबकि ऑर्गेनिक में एक अभिक्रिया बता दो 10 उसकी जैसी हो जाती है, यहां हर एक अभिक्रिया अलग है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना। तो जरा देखिए ध्यान से, KMnO4 का निर्माण करना है तो इसका निर्माण किया जाता है पायरोलुसाइट की हेल्प से, पायरोलुसाइट MnO2 के द्वारा, MnO2 के द्वारा, ठीक है। पायरोलुसाइट MnO2 के द्वारा इसको बना सकते हैं हम। अलग अलग विधियां, ये पहली विधि है पायरोलुसाइट के द्वारा। अब पायरोलुसाइट के द्वारा कैसे बनाते हैं बेटा, जरा देखो ध्यान से। मैं यहां पर आपको सिंपल अभिक्रियाएं बताऊंगा, उनको आपको समझना है। देखो ये जो MnO2 होता है, इसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसकी वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में या तो आप KOH के साथ अभिक्रिया करवा दो या आप MnO2 की अभिक्रिया K2CO3 के साथ करवा दो। क्या मैं बोल रहा हूं, या तो आप पायरोलुसाइट की अभिक्रिया KOH के साथ करवा दो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या इसकी अभिक्रिया K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवा दो इसकी उपस्थिति में। दोनों ही केस में ये MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4 में, K2MnO4। MnO4 परमैंगनेट आयन होता है, ये मैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। और यहां पर हम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, यहां जल बनता है, यहां बनता है जल, क्योंकि यहां हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा जल। और यहां पर भी क्या बनेगा, K2MnO4 बनता है साथ में। अब यहां पे देखो ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन है तो CO2 बनती है, याद रखने के लिए, ठीक है। यहां CO2 बनती है, यहां हाइड्रोजन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। पायरोलुसाइट की अभिक्रिया आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओ या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवाओ वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर ऑक्सीकृत होकर के पोटेशियम मैंगनेट मिल जाएगा। MnO2 में इस पर आवेश +4 है बेटा, यहां पर जब ये जाता है +6 में चला जाता है, +6 में चला जाता है। तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण, क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करने का काम कर रही है यहां पर। तो ये बन गया आपके पास पोटेशियम मैंगनेट, जो कि हरा कलर का कंपाउंड होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ग्रीन डॉट लगा लेना ताकि आपको उसका कलर याद रहे, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ये हरा होता है। अब हमें मैग्नेट नहीं बनाना जाना था, हमें परमैंगनेट बनाना है, तो अब इसका वापस से ऑक्सीकरण करेंगे, ये बनाए मैंगनेट आयन। किसी को पता ना हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूं, MnO4-2 ये होता है मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब इसमें तो कलर है नहीं, ठीक है, इससे लिख लेते हैं, हाँ जी। और एक होता है परमैंगनेट आयन MnO4-, ये होता है गुलाबी या जामुनी कलर का, ठीक है, ये होता है परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन साथ के साथ लिखते रहें,
MnO4-2 मैग्नेट आयन कहलाता है, जो कि हरे कलर का होता है। MnO4- परमैंगनेट आयन कहलाता है, जो कि गुलाबी या जामुनी कलर का होता है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। जामुनी बैंगनी बोल दो, उस रंग का ये होता है। क्लियर है? ओके, इतनी बात समझ गए। तो सबसे पहले हमने MnO2 की हेल्प से यहां पर मैग्नेट का कंपाउंड बना लिया, पोटेशियम मैग्नेट बना लिया। अब इसको मुझे परमैंगनेट में करना पड़ेगा कन्वर्ट। इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बेटा, इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इस पर होती है +6, इस पर होती है +7। तो +6 से +7 में लाना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। इसमें +6 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें +7 है, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाता है। यस और नो? तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये दो अभिक्रियाएं फटाफट से साथ के साथ लिखते रहो, अच्छे समझ में आएगी, सारी बातें क्लियर होएगी। और घर पर इसको बढ़िया से लिख लिख करके याद कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक याद करने का मटेरियल ज्यादा है। इतना क्लियर? अब इसका करवाएंगे ऑक्सीकरण। अब हम यहां पर देखेंगे K2MnO4 का KMnO4 में ऑक्सीकरण। अभी निर्माण ही चल रहा है। ऑक्सीकरण करने की दो मेथड है, या तो आप रासायनिक ऑक्सीकरण करवा दो, या वैद्युत अपघटन करवा दो। या तो आप रासायनिक ऑक्सीकरण करवा दो, कोई केमिकल मिलाओ उसकी हेल्प से ऑक्सीकरण करवा दो, या फिर आप वैद्युत ऑक्सीकरण करवा दो। तो दोनों मेथड हम इसमें देखेंगे। हाँ जी, पहला रासायनिक ऑक्सीकरण। अब ये रासायनिक ऑक्सीकरण कैसे वर्क करता है? रासायनिक ऑक्सीकरण विधि। अब बच्चों, रासायनिक ऑक्सीकरण विधि में हम 3 तरह के केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार अगर मैं K2MnO4 जो कि मेरा हरे कलर का कंपाउंड है, इसको 3 विधियों के साथ मैं Cl2 के द्वारा ऑक्सीकृत करवा सकता हूं, मैं इसको ओजोन और जल के द्वारा ऑक्सीकृत करवा सकता हूं, मैं इसको CO2 के जरिए ऑक्सीकृत करवा सकता हूं। देखो, तीनों केमिकल के जरिए K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा। इससे मैं KMnO4 बनाना चाहता हूं, या तो मैं क्लोरीन को इस्तेमाल कर लूंगा Cl2 को, या ओजोन प्लस H2, या फिर CO2। तो यह क्या करेगी? इसका ऑक्सीकरण कर देगी। किसमें? KMnO4 में, साथ में KCl बना देगा। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पे भी KMnO4 बन जाता है, साथ में यहां पर O2 बन जाता है। ठीक है, और KOH बन जाता है। O3 कन्वर्ट हो जाती है O2 में। ठीक है, जल से क्रिया करके ये वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर भी KMnO4 प्राप्त होता है, साथ में K2CO3 बनता है, साथ में CO2 गैस मुक्त होती है। सॉरी, CO2 तो बन रही है ना, यहां पर MnO2 बनता है। सॉरी, यहाँ पे MnO2 भी बनता है, पायरोलुसाइड भी बनता है वापस से। तो ये ध्यान रखिए, 3 मेथड है। इसको पोटेशियम मैंगनेट को परमैंगनेट में कन्वर्ट करने के लिए ये पोटेशियम परमैंगनेट, एक जगह नाम लिख लो, इसमें कन्वर्ट करने की 3 विधियां हैं। ठीक है, 1, 2, 3, तीनों विधियों के जरिए, तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं के जरिए हम पोटेशियम मैंगनेट को परमैंगनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अच्छे से? तो रासायनिक ऑक्सीकरण इस तरीके से होता है। लिखो इसको फटाफट, तीनों में से कोई भी अभिक्रिया लिख सकते हो। ठीक, ये वाली लिख दो, ये वाली लिख दो, या ये वाली लिख दो। ठीक है, डन है मामला। ये आपका बन गया KMnO4। अब अगला पड़ाव, ऐसे भी बना सकते हैं, वैद्युत ऑक्सीकरण के द्वारा भी बना सकते हैं। तो B साथ के साथ लिखते रहे, मैं फिर बोल रहा हूं, वैद्युत ऑक्सीकरण द्वारा। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण।
तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, MnO4-2 है बेटा, MnO4-2 है परमैंगनेट आयन, ये मैंगनेट आयन, ये है आपके पास मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन। ओके, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके MnO4- में चला जाता है और पोटेशियम मैंगनेट आयन से परमैंगनेट आयन बना लेता है, पर मैंगनेट आयन बना लेता है। ये है आपके पास मैंगनेट आयन, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीकरण हो गया। यहां पे ये कैसे हुआ, विद्युत अपघटन करवा करके, विद्युत अपघटन करवाया और इस तरीके से ये ऑक्सीकृत हुआ। ठीक, अब बात आती है इनके कलर। ये होता है हरा, जैसे ही मैं इसका विद्युत अपघटन करवाता हूं इसका कलर बदल जाता है और ये हो जाता है गुलाबी या जामुनी। जामुनी बैंगनी लिखा होता है बुक्स में ज्यादातर, बैंगनी, बैंगनी रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखें, तो हरे से बैंगनी में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही मैं क्या करता हूं, ये मैंगनेट सॉल्यूशन को विद्युत अपघटित करवाता हूं तो वहां पे उसका कलर बदल जाता है। कलर बदलना इस बात को बता रहा है कि यार मैंगनेट से परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान रखो, यहां पर आवेश +6 है, यहां पर +7। ये समझ में आया? ये विधि है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 का निर्माण कर सकते हैं। एक बार मैं वापस से बता देता हूं, एक बार मैं वापस से, अरे यार फिर क्लास रुक गई। बेटा चल गई, वापस से क्लास 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 चल गई, चल गई है बेटा, चल गई है क्लास, चल गई है, चल गई है क्लास, क्लास चल गई है, क्लास चल गई है। यार हैंड टू हैंड फोन कर देते हो तुम तो, सर को कॉल कर दो। भाई आशु बेटा सामने ही हूं, सामने ही हूं, दिख गया था। चल गई है, चल गई है, नोट कर लो इसको। एक बार फिर बता दूंगा, फिर बता दूंगा, फिर बता दूंगा, एक बार इसको लिखो तो सही। देखो, वैद्युत ऑक्सीकरण में जो पोटेशियम मैंगनेट आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो विलयन का कलर होता है ना, जैसे ये विलयन किस कलर का था, हरा कलर का था, हरा कलर गायब होकर के बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, ओके। अरे बताऊंगा, पहले पढ़ तो ले इस चीज को। हाँ जी, अरे अभी चल रही है। हेलो 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 हेलो, अरे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा हिमांशु, नहीं करूंगा। हेलो 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 हेलो, अरे सौरभ मेरा पहले पढ़ ले अभी। हाँ जी, हेलो, चल रही है बेटा, चल रही है, चल रही है। एक बार फटाफट से इसको देख लो। पता नहीं क्या हो रहा है यार आज, पता नहीं क्या हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है बेटा। देखो ध्यान से, पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण पायरोलुसाइड के जरिए किया जाता है। पायरोलुसाइड MnO2 होता है, जिसकी अभिक्रिया आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओ या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवाओ वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दोनों ही केस में वो ऑक्सीकृत होकर के पोटेशियम मैंगनेट देता है, पोटेशियम मैंगनेट देता है। हाइड्रोक्साइड है तो H2 निकल जाएगा, डाइक्रोम ये कार्बोनेट है तो CO2 निकल जाएगी। यस और नो, ये हमने देखा, जो कि हरा कलर होता है। अब इसके बाद इसका मेरे को ऑक्सीकरण करके परमैंगनेट में कन्वर्ट करना है। तो परमैंगनेट में कन्वर्ट करने के लिए अब दो अभिक्रिया है, दो तरह के मेथड है, या तो वैद्युत ऑक्सीकरण करवा लो या रासायनिक ऑक्सीकरण करवा लो। रासायनिक ऑक्सीकरण में हम क्या करते हैं, रासायनिक ऑक्सीकरण में हम क्या करते हैं, या तो Cl2 के जरिए ऑक्सीकरण करवा लो, या ओजोन प्लस जल के जरिए ऑक्सीकरण करवा लो, या फिर CO2 के माध्यम से ऑक्सीकरण करवा लो। ठीक है, जब CO2 इसके साथ अभिक्रिया करती है तो बेटा ये किसमें, परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है।
मतलब जो पहले हरे कलर का था वो बैंगनी या गुलाबी कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ओके। अब उसके बाद फिर आप वैद्युत अपघटन भी करवा सकते हो, वैद्युत ऑक्सीकरण करवा के भी ये प्रोसेस करवा सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करो तो एनोड पर क्या होगा, ऋणायन जाएगा और वो ऋणायन इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, परमैंगनेट, मैंगनेट आयन से परमैंगनेट आयन बन जाएगा। बोलो हेलो 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 हेलो। बेटा आई डोंट नो क्या हो रहा है, 1 मिनट में बात करता हूं। हाँ जी, समझ आ रही है? सर आज पता नहीं क्या हो रहा है। अरे रसगुल्लो आवाज आ रही है मेरी, रसगुल्लो आवाज आ रही है मेरी। सर आज बहुत तो नहीं पकड़ लिया है। अच्छा आज भूत तो नहीं पकड़ लिया है। क्लियर हो गया? आवाज आ रही है? ठीक है, इसको नोट करो, फटाफट से नोट करो। अब इसके बाद आगे की कहानी सुनो, अब इसके बाद आगे की कहानी सुनो। हाँ, तो हमने क्या कर लिया, KMnO4 का निर्माण कर लिया, रासायनिक ऑक्सीकरण करवा के, वैद्युत ऑक्सीकरण करवा के, दोनों। और इसका एक लैब मेथड भी है, एक लैब मेथड भी है, एक है यहां पर प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, एक है प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में सपोज करो, मान लो मेरे पास एक कोई भी मैंगनीज +2 का लवण है, मैंगनीज +2 धनायन उपस्थित है उसमें, उसका कोई लवण है। तो मैंने क्या किया, जल में परोक्सो डाई सल्फेट, मेरे पास इसमें कोई लवण है वो इसमें मिलाया, जैसे इसमें मिलाऊंगा इसका रंग बदल जाएगा। देखो ध्यान से। दूसरा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, आपके पास कोई भी Mn+2 का लवण हो, उसके अभिक्रिया करवा दो H2O8 2- के साथ जलीय माध्यम में। तो यहां पर क्या होगा, Mn+2 से कन्वर्ट होकर के Mn+7 में चला जाएगा इसमें, और इससे सल्फेट आयन बन जाएगा और साथ में H+ आयन ये रिलीज करेगा। यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्लास रुक गई है, रुक गई है, रुक गई है। अरे रुक जाओ ना यार। गुरुदेव कक्षया सचु सुचारतया न गच्छति, क्या बात है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास Mn+2 आयन है, Mn+2 आयन है। Mn+2 आयन वाला कोई भी लवण जब आप H2O8 -2 लवण के साथ अभिकृत करवाते हो जलीय माध्यम में, तो उसका कलर बदल जाएगा। ये कलर बदल के क्या हो जाएगा, पर्पल बैंगनी हो जाएगा। देखो ये Mn+2 आयन है, ये है आपके पास परोक्सो डाइसल्फेट, परोक्सो डाइसल्फेट। इसके जलीय माध्यम के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो यहां पर परमैंगनेट आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, परमैंगनेट आयन आपको यहां से मिल जाएंगे। ओके, और फिर ये SO4 2- और H+ अलग हो जाए, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्लियर है? चल रही है ना सबकी क्लास? सबकी क्लास चल रही है बेटा? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सबकी क्लास चल रही है तो डिस्टर्ब ना करें, अब पढ़ लो। दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या करेंगे, हम कोई भी Mn+2 का लवण लेंगे, उसकी अभिक्रिया परोक्सो डाइसल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे जलीय माध्यम में, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, परमैंगनेट आयन मिल जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा और H+ आयन वहां पर रिलीज होंगे। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के माध्यम से, पहली अभिक्रिया थी आपके पास पायरोलुसाइट वाली जो कि औद्योगिक विधि है, दूसरी विधि है आपके पास लैब विधि जो कि ये रही। इन दोनों अभिक्रियाओं को हम अच्छे से समझ सकते हैं। गॉट इट? अब इसके बाद बात करेंगे बेटा यहां पर कि इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। गुरुदेव कक्षया सुचारुतया न गच्छति तो किम करिष्यति।
वाह 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 वाह, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अरे चल रही है भाई, क्लास चल रही है बेटा, स्पैमिंग मत करो, स्पैमिंग मत करो। देखो यहां पर अगर रेड साइन आ रहा है क्लास चल रही है, ठीक है, अगर वो येलो हो जाता है तो फिर क्लास रुक जाती है। हाँ जी, अभी क्लास प्रॉपर चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ रेड सिग्नल चल रहा है, क्लास चल रही है, येलो में रुक जाती है, ठीक है, ये रेड लाइन वाला नहीं है, वो दूसरा ही। ओके, तो यहां पर प्रयोगशाला विधि ये हो गई। Mn+2 एक रंगहीन लवण होता है बेटा, Mn+2 में रंगहीन होता है, जैसे ही +7 में जाएगा ये परमैंगनीटाइन बनने की पुष्टि करता है, ये बैंगनी कलर का हो जाता है। तो ये प्रयोगशाला विधि, दोनों विधियां संपन्न, खत्म। अब इसके बाद आता है इसके भौतिक गुणधर्म, हेडिंग डाल लो भौतिक गुणधर्म। मुझे लगा था कि 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, नेट के चक्कर में टाइम खराब हो गया। भौतिक गुणधर्म, अब भौतिक गुण साथ के साथ लिखते रहना, मैं फिर बोल रहा हूं साथ के साथ लिखते रहे, अच्छे से लिखते रहे। भौतिक गुणधर्म कि ये दिखने में कैसा होता है बता ही दिया, पर्पल, ठीक है, ओके। यह सामान्य ताप पर जल में विलय होता है, जल में विलय होता है मतलब घुल जाता है, विलय होता है, सामान्य ताप पर जल में घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दिखने में कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक, और जामुनी कलर का होता है, बैंगनी जामुनी कलर का होता है, वो बता ही दिया। अगला रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ये चीजें आपको यहां पर समझनी है। रासायनिक गुणधर्म में कि सर ये क्या क्या अभिक्रियाएं दर्शा सकता है। रासायनिक गुणधर्म में हम ये देखेंगे कि KMnO4 की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं देगा। सबसे पहले अगर मैं KMnO4 को गर्म करूं तो सर मुझे क्या मिलेगा, है ना, तो पहला यहां पर सबसे पहले ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। अगर मैं KMnO4 को गर्म करूंगा तो क्या मिलेगा, तो KMnO4 को गर्म करने पर ये जो परमैंगनेट आयन है मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 को जैसे ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं बेटा, तो KMnO4 टूट करके K2MnO4 देता है, प्लस अपना ऑक्साइड बनाता है, साथ में O2 गैस रिलीज करता है। सेम ऐसी अभिक्रिया हम K2Cr2O7 की लिखेंगे, सेम रिएक्शन आएगी, बस यहाँ K2Cr2O7 होगा, यहाँ पर K2Cr2O7 से डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में ऑक्सीजन बनेगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे आएगा, पहले इस अभिक्रिया को लिख लो। जब हम KMnO4 को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4 में, प्लस MnO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऊष्मीय प्रभाव, गर्म करने पर K2MnO4 KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, परमैंगनेट से मैग्नेट आयन बन जाता है। डन है। दूसरी बात, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया, हाँ जी, अगर मैं KMnO4 की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो यह एक विस्फोटक पदार्थ बना लेता है। KMnO4 को जब मैं सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करवाता हूं, सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करवाता हूं बेटा, तो यहां पर एक विस्फोटक पदार्थ बना लेता है Mn2O7, Mn2O7 मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड। ये कैसा होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है, Mn2O7 विस्फोटक पदार्थ होता है। चाहो तो इसकी संरचना आप बना सकते हो, Mn2O7, ठीक है, इस पर भी +7 चार्ज, इस पर भी +7 चार्ज है। थोड़ा साथ के साथ लिखते रहें बेटा, इधर उधर की बातों में ध्यान न दें। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ क्लास चल रही है, ओके। तो ये है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये एक विस्फोटक पदार्थ बनाता है Mn2O7, जिसकी संरचना ऐसी है, लिख लो साथ के साथ। डन हो गया मामला ये। अब इसके अलावा
KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, चाहे आप अम्लीय माध्यम लो, क्षारीय माध्यम लो, उदासीन लो, तीनों माध्यमों में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यहां पर कुछ अभिक्रियाएं आएगी, वो आपको समझनी है। ठीक है, अच्छे से समझना। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो रहा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, कोशिश करना अच्छे सारी चीजें समझना, क्योंकि अभिक्रिया है, मैंने पहले ही बोला है, इनऑर्गेनिक की अभिक्रियाएं थोड़ी अलग होती है ऑर्गेनिक से। ये बात क्लियर। अब आगे देखो। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, ऊष्मीय प्रभाव देख लिया, सांद्र H2SO4 देख लिया। अब देखो ध्यान से, KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है। यह अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन तीनों माध्यमों में अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, KMnO4 के जरिए ऑक्सीकरण करवाने पर एल्कोहल से अम्ल बन जाता है, पढ़ा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ोगे। तो देखो ध्यान से, KMnO4 अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक, क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक, और दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम में भी क्षारीय होता है। तो देखो ध्यान से, KMnO4, यहां पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, समझना उन बातों को। KMnO4 में कौन सा आयन है? परमैंगनेट आयन है, MnO4-। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अम्लीय माध्यम में परमैंगनेट आयन किस आयन में कन्वर्ट होएगा? अम्लीय माध्यम में परमैंगनेट आयन किस आयन में कन्वर्ट होएगा? तो देखो ध्यान से, अगर परमैंगनेट आयन को अगर मैं किस में लेता हूं, 3 केस बनाता हूं मैं यहां पर। यह है आपके पास परमैंगनेट आयन, ठीक है, जो कि मेरा कैसा है? कलर्ड कंपाउंड है। कैसा है? कलर्ड कंपाउंड है। कलर कौन सा है इसका? इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है बैंगनी या फिर जामुनी या फिर गुलाबी, कुछ भी बोल दो, पर्पल कलर, बैंगनी कलर है इसका, सपोज करो। अगर अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम pH 7 से कम हो, अम्लीय माध्यम होने पर, अम्लीय माध्यम में मतलब जब pH 7 से कम हो तो अम्लीय माध्यम होता है। तो जो Mn+7 होता है बेटा, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, इसका कलर गायब हो जाता है, गुलाबी कलर एकदम गायब। ठीक है, अगला इसी तरीके से अगर उदासीन माध्यम ले लिया जाए, उदासीन जब pH कितना हो? 7 के आसपास हो, तो Mn+7 Mn+2 में, Mn+4 में चला जाता है, MnO2 बना लेता है, +4 पायरोलुसाइड बना लेता है, जो कि ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। ये ब्राउन होता है, भूरा। ठीक है, और अगर क्षारीय माध्यम हो, क्षारीय माध्यम मतलब pH ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा हो जब pH का मान, तो जो परमैंगनेट आयन है मैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4-, मतलब +6 में चला जाएगा। ये परमैंगनेट से मैंगनेट में चला जाएगा, मैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले कलर कैसा था इसका? पहले कलर कैसा था? बैंगनी गुलाबी। बाद में इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन। ध्यान रखना, कलर से फटाफट क्लियर हो जाएगी चीजें। तो देखो ध्यान से, अम्लीय माध्यम में KMnO4 कलरलेस हो जाता है, क्षारीय माध्यम में हरा हो जाएगा, गुलाबी से हरा हो जाएगा, और उदासीन माध्यम में कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। तो ध्यान रखें, और ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या चेंज आता है? यहां से वहां गया 5,
का चेंज आ गया, +7 से +4 में गया 3 का चेंज आ गया, यहां से यहां पर चला गया कितने का चेंज आ गया 1 का चेंज आ गया। तो +7 से +2 में गया 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था घट जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका अब ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, अपचयन ही होगा। तो ये खुद का अपचयन करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। तो यहां पर यह एक ऑक्सीकारक के समान व्यवहार कर रहा है। ये अभिक्रियाएं लिखो तीनों। अब यहां पर अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है जो हमें दे रखी है वो देखते हैं। अभी देखो, बहुत गजब के टॉपिक है बेटा, ये इनको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि यार अगर मैं मैग्नेट आयन में, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के तनु विलयन में, तनु अम्लीय विलयन में जैसे ही मैं क्या करता हूँ SO2 गैस पास आउट करता हूँ तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये तभी चमकेंगे जब आप यहाँ पे टॉपिक को गहराई से पढ़ोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इसी के अंदर अम्लीय माध्यम में एक साथ लिखवाऊंगा, ठीक है, एक साथ लिखवाऊंगा। हमारे पास MnO4- है, पर मैग्नेट आयन है। एक बार देख लेना अच्छे से, सारी बातें क्लियर होगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, MnO4- की अभिक्रिया जब हम H2S के साथ करवाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ बेटा, तो यहां जो सल्फर उपस्थित है वो सल्फर 0 में चला जाएगा। यहां सल्फर पर आवेश है -2, ये सल्फर पर आवेश है। इधर देख लो, सल्फर यहाँ पे -2 में है बेटा, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, सब यही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को MnO4 के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो वह सल्फर का पीला, ये सल्फर कैसा होता है, पीला होता है, पीले रंग के सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, अक्षय प्राप्त हो जाता है H2S। H2S क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत होकर के सल्फर में कन्वर्ट हो जाती है, पहली अभिक्रिया। और ये MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। ये Mn+2 क्या कैसे बनता है, Mn+2 किस अवस्था में रहेगा, Mn2+, या फिर यह MnO4 बना लेता है, MnSO4 बना लेता है, जो कि कैसा होता है, रंगहीन होता है। बैंगनी कलर से रंगहीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो Mn है बेटा वो +2 में, हमें आयनों से मतलब है, ठीक है, उससे ही काम हो जाएगा अपना। अगली अभिक्रिया, अगर मैं कोई यहां पे फेरस आयन लेता हूं, Fe+2 लेता हूं, फेरस आयन का ऑक्सीकरण कर देगा, ये Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, उसका Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्या लेता हूं, SO3 2- लेता हूं, सल्फाइट आयन लेता हूं, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइट है, सल्फाइट का ऑक्सीकरण कर देगा सल्फेट में। अगर मैं यहां पर नाइट्राइट आयन लेता हूं, NO2-, इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में, NO3-। अगर मैं यहां पे क्या लेता हूं, आयोडाइड आयन लेता हूं, आयोडाइड आयन का ये ऑक्सीकरण कर देगा I2 में, माइनस से 0 में चला गया, हो गया ऑक्सीकरण। ब्रोमीन लिया, ब्रोमाइड आयन लिया, तो ब्रोमाइड आयन का किस में कन्वर्ट कर देगा, ये Br2 में। अगर इसी तरीके से अगर मैं क्लोराइड लूं तो Cl2 में, यस और नो, ठीक है, I- I2 में, Br- Br2 में, Cl- Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। हाँ या ना, हर एक पॉइंट को अच्छे समझना, हर एक बात जो मैं बोल रहा हूं उसको क्लियर करते जाना। एक इसी तरीके से एक होता है ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलिक अम्ल वाला, C+O C+O, ये है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन, इसको आप थोड़ा और विस्तार समझ सकते हो, C+O O-, C+O O-। ठीक है, ये है आपके पास ऑक्सलेट आयन, जो कि ऑक्सलिक अम्ल में उपस्थित होता है, ऑक्सलेट आयन।
जब ऑक्जेलेट आयन में हम क्या करते हैं, जैसे कि देखो ध्यान से, मेरे पास KMnO4 का जलीय अम्लीय माध्यम है। जैसे ही मैंने सबसे पहले इसमें H2S डाला, पीला रंग प्राप्त हो गया, सल्फर में कन्वर्ट। जैसे ही मैंने Fe+2 आयन इसमें डाला, Fe+2 आयन होता है बेटा हरे कलर का, वो तुरंत कन्वर्ट होकर के पीला कलर देता है, Fe+3 आयन फेरिक आयन बन जाता है। फिर सल्फाइट आयन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका परीक्षण करके उसको पता लगा लेते हैं। नाइट्राइट आयन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडाइड आयन I- से I2 में कन्वर्ट हो जाती है, फिर I2 के लिए परीक्षण होता है। Br- Br2 में कन्वर्ट हो जाती है, Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्जेलेट आयन, जैसे ही मैंने क्या मिलाया इसमें, ऑक्जेलिक अम्ल मिलाया, इसमें तीव्र बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है CO2। यहां से CO2 गैस रिलीज होती है। तो हम अच्छे से ये समझ चुके हैं कि कौन सा अगर मैं यौगिक इसमें डालूं तो क्या मिलेगा, हर एक चीज क्लियर है। यहां पे ये लिख लो बेटा, ये फेरस आयन है, किसी को समझना है, ये फेरस आयन, ये है आपके पास फेरिक आयन, ठीक है, ओके। ये किस कलर का होता है, ये होता है आपके ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, और ये होता है आपके ऑरेंज कलर का, पीले कलर का, पीला। ऑटो देखा है सीएनजी वाला, नया ऑटो आता है ना सीएनजी वाला, नीचे से तो बॉडी कैसी रहती है उसकी, हरे कलर की, और ऊपर वो ढका किससे रहता है, पीले रंग से। तो सीएनजी वाला ऑटो ध्यान रखना है, ऐसा सीएनजी वाला ऑटो, इसको ध्यान रख लेना बेटा। ये ऑटो ऐसा कुछ रहता है ना उसका बॉडी, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट कैसा रहता है उसका, येलो येलो, याद है ना उसके ऊपर, याद आ रहा है, फीलिंग आ रही है, ऑटो ऐसा ही होता है ना। तो नीचे वाला Fe+2 है, ऊपर वाला Fe+3 है। Fe+2 कैसा होता है, हरा, Fe+3 कैसा होता है, येलो, ध्यान रख लेना कलर से, ठीक है। ऑटो ध्यान रख लेना, उससे याद हो जाएगा। बाकी ये क्या है आपके पास, सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। सर ये कैसे ऑक्सीकृत हुआ बेटा, इसमें सल्फर पर आवेश +4 होता है, इसमें +6 होता है, सल्फेट का फिर ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन में ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, यहाँ पे +5 है, हो गया ऑक्सीकरण, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन गया, नाइट्राइट। किसी को लिखना हो तो ऐसा लिख सकता है, भाई ये नाइट्राइट आयन है। सर मैं नया हूं, मेरे को याद नहीं है, ये है नाइट्रेट आयन। इस तरीके से यहां पर हम इनको देख सकते हैं। बाकी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड ये है, ओके। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 था, जो पहले बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा था ना एसिडिक मीडियम में, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। खुद का आप चयन कर लेगा, बाकियों का ऑक्सीकरण कर देगा, +7 से +2 में आ गया एकदम से। समझ आया, एक बार अच्छे से इसको देख लो, बाकी इसको याद करना अच्छे से, सारी बातें क्लियर हो जाएगी एकदम, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर अच्छे से हो जाएगा। बोलो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बेटा। थोड़ा याद करने का टास्क है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल इजी है, इजी कुछ भी नहीं है बेटा, बस आपको ये समझना है कि यार इसमें क्या सीन चल रहा है, बस ये समझ लो, अच्छे से हो जाएगा, ओके। एक और अभिक्रिया इसमें लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, ठीक है, आगे हम कहीं लिख लेंगे उसको, आगे काम आ जाएगी, बता दूंगा मैं। वो SO2 वाली, SO2 गैस, अगर मैं KMnO4 में SO2 गैस प्रोवाइड करता हूं तो इसका कलर बदल जाता है, CO2 गैस प्रोवाइड करता हूं कलर नहीं बदलता, समझना। ये मेरे पास KMnO4 है अम्लीय माध्यम में, जैसे ही मैं इसमें SO2 गैस प्रोवाइड करता हूं उसका तो ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन CO2 का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, क्या ऑक्सीकरण होएगा, +4 से ज्यादा तो कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था होती नहीं है। उड़ गया उड़ गया उड़ गया, पहले ये लिख लो, ठीक है। देखो लिखवाता हूं, ये हो गया। बस एक अभिक्रिया और लिख लेना बेटा, यहां पर बीच में एरो लगा लो। अगर SO2 गैस प्रोवाइड करेंगे ना हम, SO2 गैस, तो यहां से भी वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिख लो।
SO2 को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। ये नोट डाउन हो गया। अब एक क्वेश्चन, ये बात की बात है। हाँ जी, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जब हम चूने के पानी में गैस प्रवाहित करते हैं, चाहे CO2 चाहे SO2, दोनों दूधियापन देती है। हमें कैसे पता चलेगा वो दूधियापन CO2 के जरिए आया या SO2 के जरिए आया? तो उसको पता लगाने के लिए केमेनोफोर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? देखो, चूंकि ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि चूने के पानी में CO2 या SO2 गैस प्रवाहित करने पर विलयन दूधिया हो जाता है, तो CO2 या SO2 की पहचान कैसे की जाती है? जैसे कि मैंने एक रैंडम क्वेश्चन बना दिया, तो इनकी पहचान, तो इसका आंसर है बेटा केमेनोफोर के द्वारा। ये आंसर है इसका। केमेनोफोर के द्वारा इसकी पहचान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं केमेनोफोर का अम्लीय माध्यम, केमेनोफोर के अम्लीय माध्यम द्वारा, इसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे? समझो कि यार इसको कैसे मैं बताऊं, अभिक्रिया लिख के बता दूं। केमेनोफोर के द्वारा इसका कारण पूरा ये है, केमेनोफोर SO2 को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है एवं खुद Mn+2 में अपचयित हो जाता है, जो कि रंगहीन होता है। ठीक है? परंतु CO2 न तो ऑक्सीकारक होती न अपचायक होती, क्योंकि +4 है ऑलरेडी। यहां पर CO2 का आगे ऑक्सीकरण हो नहीं सकता। ठीक है? परंतु CO2 का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है, जिससे विलयन बैंगनी ही बना रहता है। हो गया परीक्षण? हो गया ना परीक्षण? हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, ये 2 परख नलियां हैं बेटा, मेरे पास 2 परख नलियां हैं। इसमें केमेनोफोर भरा हुआ है, इसमें भी क्या भरा हुआ है? केमेनोफोर भरा हुआ है, का अम्लीय विलयन भरा हुआ है। इसमें भी केमेनोफोर का अम्लीय विलयन भरा हुआ है, अम्लीय माध्यम में, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा,
जैसे ही मैंने इसमें CO2 गैस पास आउट करी, इसमें जैसे ही मैंने CO2 गैस पास आउट करी बाहर से, तो ये बैंगनी ही रहा, रिमेन्स पर्पल। ठीक है, वैसा का वैसा ही रहा, बैंगनी का बैंगनी रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें SO2 गैस पास आउट करी, ये रंगहीन हो गया। तो पहचान हो गई ना यार, ये CO2 गैस है, ये SO2 गैस है। तो चूने के पानी में CO2 और SO2 दोनों दूधियापन देती है। अब कौन है वो, तो हमने ये पहचान लिया इसके जरिए। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये भी बना लो, ये भी बना लो, जिसने ये नोट नहीं किया नोट कर लो। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ज्यादा कुछ महंगा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फटाफट से को नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। CO2 का बेटा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरणांक बढ़ना चाहिए। CO2 में कार्बन ऑलरेडी +4 में, तो +4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, तो उसका ऑक्सीकरण हो नहीं सकता। जबकि SO2 का हो जाएगा, यहाँ पे +4 है, सल्फेट में +6 में चला जाएगा। डन है मामला? ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब अगला कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन। KMnO4 को अम्लीय माध्यम मेरे को प्रोवाइड करवाना है, तो हम तनु H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, HCl का नहीं। क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है। KMnO4 के अम्लीय माध्यम के लिए लिखो, KMnO4 के अम्लीय माध्यम के लिए तनु H2SO4 को प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है HCl को नहीं। क्यों? क्या कारण है, कौन बताएगा? हाँ जी, बोलो, हेलो, बोलो 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 बोलो। हाईलाइट कर सकते हो बेटा, इसका आंसर बताओ। हाँ जी, अरे एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी तभी तो मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि वेरी गुड। क्यों वेरी गुड बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड बेटा, KMnO4 ही होता है लाल दवा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे देखो ध्यान से, KMnO4 को अम्लीय माध्यम मेरे को देना है, तो मैं तनु H2SO4 इस्तेमाल करता हूं। H2SO4 में सल्फेट आयन है, जिसमें सल्फर ऑलरेडी +6 में है, उसका ऑक्सीकरण हो नहीं पाएगा, हाँ है ना। जबकि यहां पर देखो ध्यान से, जबकि यहां पे देखो ध्यान से, Cl2 में क्लोरीन, देखो HCl है तो Cl- होगा, तुरंत Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फेट आयन का थोड़ी ना ऑक्सीकरण होता है। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि Cl- ऑक्सीकृत होकर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें उसके अभिक्रिया नहीं करवानी, हमें उसके माध्यम में अभिक्रिया करवानी थी। तो जबकि Cl- तो Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा HCl बच ही नहीं रहा। तो ध्यान रखिए, इसका रीजन क्या है? इसका आंसर ये है बेटा, क्योंकि KMnO4 Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, कर देता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? DNA नहीं बनेगा। अच्छा, समझ में आ गया? क्लियर है? समझ आया तुषार बाबू? वेरी गुड बेटा वैष्णवी, वेरी गुड वैष्णवी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन भी सॉर्ट हो गया। तो KMnO4 किस तरीके से यहां पर अभिक्रिया दर्शाता है, वो अभिक्रियाएं समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है ना। और उनमें क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब अगली बात,
अम्लीय माध्यम में खत्म, क्षारीय माध्यम में दुर्बल क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में विक्रिया। देखो अम्लीय माध्यम में देख ली Mn+7 से +2 में चला जाता है, तो बैंगनी से एकदम कलरलेस हो जाता है। अब देखो ध्यान से, दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम में बेटा जल्दी जल्दी लिखो इसको। यहां पर जो MnO4- होता है ना, दुर्बल क्षारीय में या उदासीन मतलब सिर्फ पानी ले रखा है, पानी में हमने KMnO4 घोल रखा है, तो ये किस में कन्वर्ट होएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। और फिर इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना, I-, Br-, ये किस में जाएंगे, थायोसल्फेट H2O3 2-, ये किस में कन्वर्ट होएगा। इंपोर्टेंट है, KMnO4 अम्लीय माध्यम में I- को I2 में कन्वर्ट करता है, जबकि यहां पर आयोडेट आयन बनाता है IO3-, यहां पर ब्रोमेट आयन BrO3-, थायोसल्फेट सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है SO4 2-। हर एक बात जो मैं बता रहा हूं ना उसको समझना अच्छे से, काम आएगी बेटा अच्छे से, इन सारी बातों की बहुत अहमियत है। और अगर मान लो मैंने MnO4 में कोई मैंगनीज का लवण डाल दिया +2 वाला, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट रिएक्शन से मजाक में ना लेना, अच्छे से इनको समझ लेना। ये है आयोडेट आयन, आयोडेट आयन, आयोडेट आयन, ये है आपके पास ब्रोमेट आयन, बाकी आप जानते हैं, सल्फेट है, MnO2 पायरोलुसाइट है, ये थायोसल्फेट है। हाँ जी, ध्यान से देखो, यहां पर मैंगनीज +7 में है, यहां पे +4 में आ गया, तो यहां पर +4 में आ गया। तो दुर्बल क्षारीय माध्यम में यह अभिक्रिया होती है। सिंपल सी अभिक्रिया है, कोई ज्यादा, एक बार आप लिख के इनको याद करोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। लिख के याद करना, बस लिख करके जब इन अभिक्रियाओं को याद करोगे ऐसे चुटकियों में याद होगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मामला एकदम बढ़िया हो जाएगा, क्लियर। ओके, तो ये था आपके दुर्बल क्षारीय माध्यम में। अब इनकी संरचनाएं देखो। अब यहां पर मैं आपको MnO4- एवं MnO4- की संरचनाएं बता देता हूं। मैग्नेट आयन और परमैग्नेट आयन की संरचना है। तो मैग्नेट आयन कैसा होता है बेटा, हरे कलर का, तो ये मैग्नेट आयन है। MnO4 चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये वाला बनाना है ना अपन को, ठीक है। ये भी चतुष्फलकीय होता है, हरे कलर का। ओके, और दूसरा मेरे पास बैंगनी कलर नहीं है तो इससे बना देता हूं, ठीक है। MnO4 ये होता है यहां पर पिंक, इसमें ये 7 बॉन्ड बना लेता है, चतुष्फलकीय। ठीक है, गुलाबी या बैंगनी, ये भी चतुष्फलकीय होता है, वो भी चतुष्फलकीय होता है। ये है आपके पास परमैंगनेट आयन, इस पर मैंगनीज पर आवेश होता है +7, ठीक है। ये है आपके +6 वाला मैंगनेट आयन। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें S और D पूरा खाली है, इसमें D में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पहले ये देख लो। अच्छा, दोनों का जो संकरण होता है,
दोनों का संकरण, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का संकरण। यहां पे जरा देखो ध्यान से, कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं रसगुल्लो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। कुछ बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अच्छे से क्लियर करना। इसमें सारे के सारे मैंगनीज ऑक्सीजन बंद समान लंबाई के होते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड वाला हो या सिंगल बॉन्ड वाला हो, डबल बॉन्ड वाला हो या सिंगल बॉन्ड वाला हो। क्यों? अनुनाद के कारण। डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, अनुनाद है। डबल बॉन्ड ऋणावेश के साथ अनुनाद दर्शा रहा है। कोई भी एक बंद ले लो और दूसरा ऋणावेश ले लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव। अनुनाद के कारण सभी MnO बंद की बंद लंबाइयां समान होती है। इधर भी अनुनाद के कारण सभी MnO बंद की बंद लंबाइयां समान होती है, दोनों में। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इनमें संकरण की बात की जाए, चतुष्फल की संरचना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें संकरण sp3 होना चाहिए। बिल्कुल sp3 होता है, लेकिन sp3 जैसा होता है, sp3 नहीं होता है। इसमें संकरण होता है बेटा D3S, D3S संकरण, ठीक है, D3S। ये आप आगे चल करके इसको समझोगे, D3S। इसमें संकरण होता है D3S, D3S। sp3 बोलो, अगर ऑप्शन में sp3 नहीं है, अगर सॉरी ऑप्शन में D3S नहीं है तो sp3 पे टिक कर दो, अदरवाइज अगर D3S है तो इस पे टिक करो। D3S इसमें संकरण होता है, इन दोनों में D3S संकरण होता है। चतुष्फल की संरचना बनती है, हरा कलर होता है, ये बात बता दी। अब अगली बात जो मैं बताना चाह रहा था, क्या? MnO4 माइनस और MnO4 माइनस 2 दोनों में सभी मैंगनीज ऑक्सीजन बंद समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। ये भी लिख लें, सभी बंद समान लंबाई के होते हैं बेटा, चाहे ये वाले डबल बॉन्ड की बात करो चाहे सिंगल बॉन्ड की बात करो। ड्यू टू रेजोनेंस, कारण क्या है? अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण, जिसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, पढ़ाऊंगा मैं, खुद पढ़ाऊंगा। MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस दोनों में सभी MnO बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। दोनों में संकरण D3S होता है। और सर कौन कौन से यौगिक है जिसमें D3S होता है, मैं खुद लिखवा दूंगा, अभी K2Cr2O7 पढ़ेंगे तब। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो ये होता है बेटा आपका KMnO4 और K2MnO4, मैंगनेट आयन और परमैंगनेट आयन, दोनों समझ में आए। अच्छे से उनके बारे में जितनी जानकारी हमें देनी थी वो मैंने दी आपको अच्छे से, इतनी तो NCERT में भी लिखी हुई है। अब आगे की कहानी, तो ये था हमारा पहला डी ब्लॉक के तत्व का यौगिक KMnO4। अब अगला आएगा हमारे पास K2Cr2O7, बहुत सिंपल है, ये पढ़ लिया, सेम इसी के जैसा, ये सब कुछ सेम रिएक्शंस आएगी, थोड़ी बहुत कुछ अलग आएगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो फटाफट से, K2Cr2O7 पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ जी, डी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, बहुत ही सिंपल, एकदम मक्खन मक्खन। अब बात आती है K2Cr2O7 का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्माण किया जाता है बेटा क्रोमाइट अयस्क के द्वारा, निर्माण क्रोमाइट अयस्क के द्वारा, क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क के द्वारा। अब क्रोमाइट अयस्क क्या होता है? FeO.Cr2O3, फेरस ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड,
चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक Fe है, 2 क्रोमियम है, 4 ऑक्सीजन है के द्वारा इसको बना सकते हैं। क्रोमाइट अयस्क के माध्यम से इसको बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सेम अब यहां पर कैसे इसको बनाते हैं, आइए चलिए इसके बारे में 1 बाय 1 हर एक पॉइंट बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, बस आपको डिटेल में सुनना है उसको अच्छे से, है ना। तो क्रोमाइट अयस्क, जैसे बेटा हमने वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए MnO2 की अभिक्रिया करवाई थी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, वैसे ही हम यहाँ पर सोडियम लेंगे, सोडियम का हाइड्रोक्साइड या सोडियम का कार्बोनेट। सर पोटेशियम वाला क्यों नहीं लेते, मैं बताऊंगा उसका रीजन। देखो हाँ जी, तो यहां पर सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क, दोनों में से कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, FeO.Cr2O3, FeO.Cr2O3 क्रोमाइट अयस्क एक मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा इन दोनों का। इसकी अभिक्रिया जब मैं NaOH के साथ करवाता हूं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहां पर क्रोमाइट अयस्क, ये है आपका क्रोमाइट अयस्क, यह क्रोमाइट अयस्क क्या देता है, ये देता है बेटा आपके पास Na2CrO4, Na2CrO4 प्लस Fe2O3, साथ में यहां पर देता है आपको जल, जल जल जल, ये होता है अविलेय, ये होता है विलेय, ठीक है। ये विलेय ये अविलेय, छान के इसको अलग कर देंगे, क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया, हाँ या ना, ठीक है। ये या फिर ऐसी मिलती जुलती एक अभिक्रिया FeO.Cr2O3, यहां पर NaOH की जगह Na2CO3 ले लो प्लस O2 ले लो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2CrO4 प्लस Fe2O3 साथ में CO2, CO2 गैस होती बाहर निकल जाएगी, ये विलेय होता है और ये अविलेय होता है। तो अब आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। देखो पहले इन दोनों को देखो, एक बार ये नोट डाउन कर लो। क्रोमाइट अयस्क के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। पहला स्टेप, क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट, इसका नाम है सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट मिलता है। साथ में फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि अविलेय होता है, जल बनता है। और अगर सेकंड वाली अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट लेंगे, सेम वही बन जाएगा सोडियम क्रोमेट जो कि सोल्यूबल होता है, वो अविलेय होता है, CO2 गैस बाहर निकल गई। तो देखो ध्यान से, हमने सोडियम जब लिया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड लो या सोडियम का कार्बोनेट लो, तो हमें फायदा ये मिल रहा है कि यार एक बन रहा है अविलेय, एक बन रहा है विलेय, इन दोनों को सेपरेट आराम से किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों आराम से सेपरेट किए जा सकते हैं, पृथक करने में आसानी हो सके, इसलिए हमने सोडियम के इस्तेमाल किए, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट। अगर मैं पोटेशियम के इस्तेमाल करता बेटा तो पोटेशियम क्रोमेट बनता, यहां पे भी पोटेशियम क्रोमेट बनता जो खुद अविलेय होता है। तो ये भी अविलेय, ये भी अविलेय, फिर दोनों को सेपरेट करने के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ता। भाई हर एक काम के लिए पैसा लगता है ना, तो यहां पर अगर मैं सोडियम पोटेशियम लेता तो मेरे लिए फिर इन दोनों को सेपरेट करना फिर वो दिमाग का खेल हो जाता, इसलिए हमने सोडियम को लिया। आ रही है ओके, तो इस बात का ध्यान रखो। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके यहीं पे लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, KOH या K2CO3 के बजाय NaOH या Na2CO3 को लिया जाता है क्योंकि प्राप्त Na2
CrO4 K2CrO4 से अधिक विलेय होता है, विलेय होता है जिससे पृथक्करण आसान होता है, जिससे पृथक्करण संभव होता है। समझ में आया? जिससे पृथक्करण संभव होता है, पृथक्करण संभव होता है। हर एक लाइन का रीजन है, ठीक है? ओके, अब भाई हमने इसको अलग कर दिया, पानी में क्या बच गया? Na2CrO4। यहां पे वो गैस निकल गई, ये नीचे बैठ गया, ये बच गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ विलयन में Na2CrO4 बच गया। अब क्या करें? इसमें एसिड पास आउट कर दो। अम्लीय माध्यम में जो क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट आयन होते हैं ना, तुरंत डाइक्रोमेट बना देते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, प्राप्त Na2CrO4 जो कि पीला होता है, कैसा होता है? पीला, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन की वजह से प्राप्त Na2CrO4 को अम्लीकृत करने पर यह Na2CrO7 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखो, ये लिया मैंने Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, जैसे ही मैंने क्या मिलाया? तनु H2SO4 मिलाया, अम्लीकृत करवाया, एसिडिक मीडियम जैसे ही प्रोवाइड किया, तुरंत ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Na2Cr2O7 बना देगा, Na2Cr2O7 बना देगा। साथ में यहां पर बाकी Na2 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये अपने इतना मतलब का काम नहीं है, ठीक है? वो अघुलनशील होता है, उसको छान के अलग कर लिया जाता है। मुद्दे की बात है, ये हमारा पीला और इससे देता है ये ऑरेंज, नारंगी। तो ये बन गया नारंगी, ठीक है? ये है पीला और वो है नारंगी। अम्लीय माध्यम में जो क्रोमेट होता है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, हालांकि इसमें आवेश कितना है बेटा? +6। यहां पे भी आवेश कितना है? +6, ठीक है? एसिडिक मीडियम में बस ये उससे उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना है। अब क्या करें? सर हमको तो सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ी ना बनाना था, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट को फिर हम KCl से पास आउट करवाते हैं, KCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, पोटेशियम आएगा, सोडियम जाएगा, खत्म बात। ये स्टेप समझ में आया? इसके बाद थर्ड स्टेप, अरे समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने Na2CrO4 बनाया, फिर उसको अम्लीकृत करवा के Na2Cr2O7 में कन्वर्ट किया। अब KCl के साथ अभिक्रिया करवा के K2Cr2O7 बना देंगे। अगला, हाँ जी, प्राप्त Na2Cr2O7 को KCl के साथ अभिकृत कराने पर क्या मिल जाएगा? K2Cr2O7 मिल जाएगा। K2Cr2O7 प्राप्त होता है। Na2Cr2O7 reacts with potassium chloride gives K2Cr2O7 plus NaCl। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री में ही अभिक्रियाएं बैलेंस करो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है जब तक कहा ना जाए, और नहीं कहा जाता।
ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूं। इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बैलेंस करना हमारा मुद्दा नहीं होता है, वहां तो हमें देखना है कि उत्पाद क्या मिलेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी के बारे में नहीं। क्वांटिटी फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं कि कितनी मात्रा मिलेगी, उसमें तो हमें रस समीकरण मिति गुणांकों का ध्यान रखना होता है, यहां नहीं देखना होता। यहां कलर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, लाल से पीला, हरा पीला गुलाबी, ये देखना है। ओके, तो यहां पर ये बन गया हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, समझ आया। सारा प्रोसेस एकदम सिंपल है, एकदम मक्खन है। सबसे पहले हमने क्रोमाइट एसिड की अभिक्रिया करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जिससे मेरे को क्या मिल गया, सोडियम क्रोमेट मिल गया। उस क्रोमेट को हमने फिर एसिडिफाई करवा दिया, जिससे वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। फिर डाइक्रोमेट को KCl के साथ ट्रीटमेंट करवा दिया, जिससे वो K2Cr2O7 में कन्वर्ट हो गया। सर आपने डायरेक्ट पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम के कार्बोनेट क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट लेता तो पोटेशियम का क्रोमेट बनता, जो कि खुद अविलय होता है, तो फिर वहां पे दो अविलय चीजों को वापस से सेपरेट करना पड़ता। जब मैं सोडियम का ले रहा था तो एक विलय बन रहा था, एक अविलय बन रहा था, तो पृथक्करण आसान हो गया ना, तो प्रोसेस कम खर्चीला हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर सोडियम या सोडियम के हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इतनी बात हमने देखी, ये बात क्लियर हो गई। ओके जी, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, निर्माण हो गया इसका। अब आती है इसके गुणधर्मों की बात, अब आती है इसके गुणधर्मों की। ये भी नारंगी रंग का ही होता है, नारंगी होता है बेटा, नारंगी है, ये भी नारंगी रंग के क्रिस्टल बनते हैं इसके। हाँ जी, अब आती है इसके गुणधर्म। पहला भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, पहला पॉइंट, यह एक नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, K2Cr2O7, ठीक है। यह एक नारंगी रंग का नारंगी क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठोस है जो कि लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, हॉट सोल्यूबल इन मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ठंडे जल में अल्प विलय, गर्म जल में पूर्णतः विलय, ठीक है। यह एक नारंगी ठोस होता है जो ठंडे जल में अल्प विलय एवं गर्म जल में पूर्णतया विलय हो जाता है, विलय हो जाता है। क्लियर हो गया मामला, समझ में आया? दूसरा पॉइंट, K2Cr2O7, K2Cr2O7, Na2Cr2O7 की K2Cr2O7 को यहां पे लिख लो, K2Cr2O7 को Na2Cr2O7 से K2Cr2O7 को Na2, मैं यहां पे क्या पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं ये मैं बताता हूं बेटा। जब हम फिजिकल में गणना करते हैं ना, तो कभी कभी हम क्या बनाते हैं, मानक विलयन बनाते हैं। तो मानक विलयन बनाने के लिए मैं K2Cr2O7 का इस्तेमाल करता हूं, न कि Na2Cr2O7 का। काहे? क्यों पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्राथमिक मानक विलयन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसका नहीं, क्वेश्चन बनता है। तो उसका सिंपल सा कारण यह है कि K2Cr2O7 आर्द्रताग्राही नहीं होता, जबकि ये आर्द्रताग्राही होता है, जिससे क्या होगी, रिजल्ट बिगड़ जाएंगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसको लेंगे एकदम करेक्ट रिजल्ट आएगा। फिजिकल में तो कैलकुलेशन होती, त्रुटियां खराब है। तो K2Cr2O7 को Na2Cr2O7 से अधिक प्राथमिकता दी
जाती है प्राथमिक मानक विलयन बनाने में, प्राथमिक मानक विलयन, प्राथमिक मानक अनुमापन में, प्राथमिक मानक विलयन बनाने में, विलयन बनाने में आयतनात्मक अनुमापन में। इस लाइन को समझना, क्योंकि Na2Cr2O7 आर्द्रताग्राही होता है, आर्द्रताग्राही होता है। मतलब ये थोड़ी नमी भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इसका भार बढ़ जाता है। अब यार अणुभार ज्यादा ले लेंगे तो ग्राम में भार बटे अणुभार, तो इसके ग्राम में भार की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो फिर मोल्स गलत आएंगे, मोल गलत आएंगे तो फिर मोलरता गलत आएगी, मोलरता गलत आएगी तो जो भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे होंगे सांद्रता गलत आ जाएगी, है ना, तो फिर वैल्यूज में फर्क पड़ जाएगा। तो ये आर्द्रताग्राही होता है। और यहां पे देखो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। हाँ जी, देखो एक है Na2Cr2O7, एक है K2Cr2O7, दोनों में किसकी विलेयता ज्यादा? अगर कॉमन आयन लार्ज हो तो ऊपर से नीचे चलने पे विलेयता घटती जाती है। इफ लव हेट दोनों दिल से, लव हेट दोनों दिल से, इफ कॉमन आयन इज लार्जर, अगर कॉमन आयन लार्ज हो तो ऊपर से नीचे चलने पर विलेयता घटती जाती है। ये क्रोमेट आयन, यहां पे भी क्रोमेट आयन, सोडियम पहले आता है ये बाद में, तो इसकी विलेयता ज्यादा उसकी विलेयता कम। ये घुलने लगता है, वो नहीं घुलता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे इन दोनों की विलेयता भी आप समझ सकते हो, किसकी विलेयता ज्यादा किसकी विलेयता कम। तो विलेयता इसकी ज्यादा होती है उसकी कम होती है। समझ में आ गया? कुछ बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं बेटा, इनको ध्यान समझना रसगुल्लो, बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है, लेकिन उसको समझोगे तो कर लोगे अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं, ये 2 पॉइंट लिखवाए, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है, बात ये। लेकिन अगर हम इनको रटेंगे तो शायद भूल जाए, समझोगे तो शायद आपको आराम से याद हो जाए, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई, ये बातें हमने देख ली। अब इसके रासायनिक गुणधर्म थोड़े से देख लो, फिर बाकी अगली क्लास में देख लेंगे। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, पहला पॉइंट CrO4-2 क्रोमेट आयन। एसिडिक मीडियम में जब pH लेस देन 7 हो, pH का मान 7 से कम हो, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये Cr2O7 में, डाइक्रोमेट में। क्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में चला जाता है, और डाइक्रोमेट क्षारीय माध्यम में जब pH 7 से ज्यादा हो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों अम्लीय, क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में, डाइक्रोमेट में, बताया था मैंने अभी आपको, और डाइक्रोमेट आयन क्षारीय माध्यम में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये है आपके पास क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। ये है बेटा आपके डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ये ध्यान रखें। ये होता है आपका पीला, कैसा होता है? पीला। जैसे ही अम्ल मिलाते इसका कलर बदल जाता है और ये हो जाता है नारंगी। नारंगी की गोलियां खाई होगी ना आपने बचपन में, नारंगी। इसकी संरचना देखें, इसकी संरचना होती है Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर एक सेतु आता है, फिर यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अरे एक मिस्टेक कर दी ना, एक बॉन्ड कम करो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा ताकि मैं नेगेटिव चार्ज बता सकूं। डबल बॉन्ड O कहीं पे भी लगा दो। ये इसमें भी एक ऑक्सीजन सेतु का काम करता है बेटा, ओके। यह वाला ऑक्सीजन सेतु का काम करता है। बहुत ही अच्छी बातें, वो बाकी बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगा, बस संरचना बना लो।
इसकी संरचना से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये इसकी संरचना ऐसी होती है। दोनों में जो क्रोमियम है वो चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है, यहां पे भी जुड़ा हुआ है, वहां पे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ बातें अलग अलग है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। हाँ जी, हेलो, अरे ये वाली बातें क्लियर हो गई? हेलो 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 हेलो, समझ आया? ये इसमें कुछ बातें और है जो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। टेस्ट का सिलेबस, हाँ भाई टेस्ट का सिलेबस, पार्टी वार्टी नहीं हो रही, पता नहीं कुछ तो चल ही रहा है। ऑर्गेनिक, अच्छा कल से अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे भाई, कल से अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कल से अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कल से अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक का रजिस्टर लेकर आ जाना, ऑर्गेनिक का रजिस्टर लेके आ जाना बेटा, ठीक है। इसका बाकी पार्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। कल से ऑर्गेनिक, इसको ढंग से पढ़ लेना, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब रटवा टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाँ, बस आपको मैं टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं। टेस्ट सिलेबस, टेस्ट सिलेबस, टेस्ट में आपके रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स आएगा, और अगला आएगा डीएनए ब्लॉक, छोटा सा टॉपिक है डीएनए ब्लॉक, और एक इलेक्ट्रो। ये वाला सिंपल है, इस बार लेके आ जाना नंबर, इस बार नंबर लेके आ जाना, सिंपल सिंपल चैप्टर आ रहे हैं, एक बार नंबर लेके आ जाना, सिंपल सिंपल चैप्टर आ रहे हैं बेटा। हाँ जी, तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीजों को ढंग से समझना, रटने वाली चीजें, लेकिन मैं अच्छे समझा रहा हूँ, कोशिश करना अच्छे से याद कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।